प्यारे बच्चों, क्लास 12th भूगोल विषय का प्रोजेक्ट रेल के तहत शुरू से अभी तक जो आपका रेल परीक्षा लिया गया था मंथली टेस्ट, उन सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जो इस बार के लिए परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके पहले मैंने इतिहास का बता दिया है, उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या इस वीडियो के लास्ट में मैं इसका लिंक दे दूंगा। आज हम लोग भूगोल विषय के प्रश्नों को देखेंगे। 11/6/2025 से इसका एग्जाम शुरू हुआ था। अब एक एक करके क्वेश्चन आप लोग देखते जाइए, याद करते जाइए कि हमने ये क्वेश्चन दिया था कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन आया था, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? तो इसका हो जाएगा लुसियन फैने। ये आंसर जो दिया गया है ये ऑफिशियल आंसर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, एंथ्रोपोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेडरिक रेटजेल ने। रुको और जाओ शब्द किस संबद्ध किस विचारधारा से है? तो यह नवनिश्चयवाद से है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? एशिया। 100% शहरी जनसंख्या वाला देश कौन है? सिंगापुर। किसी क्षेत्र की जनसंख्या परिवर्तन का सूचक होता है? तो आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान और ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ये सभी होती है, इसलिए डी हो जाएगा इनमें सभी। तो आपको आंसर में डी लिखना है, इनमें सभी। ये नहीं कि इस सभी उतार देना है, ऐसा नहीं करना। बहुत सारे बच्चे सभी उतार देते हैं जो गलत है। लघुत्तरीय है, भूगोल की दो शाखाओं के नाम लिखे। तो भूगोल की दो शाखाएं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। संभववाद क्या है? तो प्रकृति के नियम को समझकर प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा प्रकृति को अपने अनुसार ढालना ही संभववाद है। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक कौन कौन से हैं? तो जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक है, जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास। मानव भूगोल के अध्ययन की के तीन विचारधाराओं की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये तीन विचारधाराएं निम्न है, जिसमें है निश्चयवादी विचारधारा। इसके अनुसार मनुष्य प्रकृति और पर्यावरण का दास है, अर्थात पर्यावरण मनुष्य के क्रियाकलापों को सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से प्रभावित करता है। दूसरा है संभववाद विचारधारा। तो निश्चयवाद विचारधारा के विरोध स्वरूप एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, जिसे संभववाद विचारधारा कहते हैं। इनके अनुसार मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रकृति अथवा पर्यावरण को परिवर्तन कर सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मनुष्य प्रकृति या पर्यावरण का दास है तथा पर्यावरण मनुष्य की क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। तीसरा है नव निश्चयवाद। तो इस विचारधारा के अनुसार मानव पर प्रकृति का प्रभाव सीमित है, जबकि मानव की क्रियाएं असीमित है, जिस कारण मनुष्य ने प्रकृति के प्रभाव को भी सीमित कर दिया है। इस विचारधारा का जन्म उस समय हुआ जब ग्रिफिथ टेनर ने रुको और जाओ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दूसरा है विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो विश्व के असमान जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को निम्न भागों में विभाजित कर अध्ययन कर सकते हैं। पहला है भौतिक कारक। तो जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, उच्चावच और मृदा। दूसरा है सामाजिक कारक। तो धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल, सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति, परंपरागत विरासत, बेहतर शिक्षा एवं बेहतर स्वास्थ्य। तीसरा है आर्थिक कारक। तो खनन, नगरीकरण, औद्योगिकरण, रोजगार की उपलब्धता, उपयुक्त कारकों से विश्व की जनसंख्या घनत्व एवं वितरण प्रभावित होती है। अब ये क्वेश्चन जो है वो 7/7/2025 को आया था। पहला क्वेश्चन है, विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देश में विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 60%। निम्नलिखित में से कौन सा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो विषुवतीय प्रदेश है, ध्रुवीय प्रदेश और सहारा। तीनों हो जाएगा, डी हो जाएगा। सॉरी, इनमें से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ हो जाएगा उपयुक्त सभी। जलोढ़ मैदानी क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां मिलती है? तो गुच्छित बस्तियां। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन नगर नहीं है? तो गाजियाबाद। पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? सीढ़ीनुमा। सनगर से आप क्या समझते हैं? तो सनगर एक विशाल और नगरीय क्षेत्र है जो दो या अधिक शहरों के परस्पर मिलने से बनता है। यह क्षेत्र जनसंख्या, उद्योग और प्रौद्योगिकी में तेजी से विकास करता है। सनगर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1915 में पैट्रिक गिटिज नामक विद्वान ने किया था। फिर है ग्रामीण अधिवासों
के लोग किन आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं? तो ग्रामीण अधिवासी के लोग मुख्य रूप से प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना और खनन में संलग्न होते हैं। ग्रामीण अधिवासियों के कुछ लोग प्राथमिक क्रियाओं के अलावा द्वितीय और तृतीय क्रियाओं में भी संलग्न होते हैं, जैसे कुटीर उद्योग, व्यापार एवं सेवाएं आदि। अपकर्ष एवं प्रतिकर्ष कारक में अंतर स्पष्ट करें। तो अपकर्ष कारक एक स्वैच्छिक प्रवास है, जब लोग काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति, जीवन एवं संपत्ति, सुरक्षा और अनुकूल जलवायु जैसे कारकों से प्रेरित और आकर्षित होकर प्रवास करते हैं। प्रतिकर्ष कारक, तो प्रतिकर्ष कारक बेरोजगारी हो गया, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के कारण लोग बेहतर सुविधाओं वाले क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या है? तो दो समय अंतराल के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, या जब अन्य देशों से लोग अस्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाए जिसके फलस्वरूप वहां की जनसंख्या अधिक हो जाए, तो उसे जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहते हैं। दीर्घोत्तरीय है, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। तो विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक निम्न जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को समानतः 3 वर्गों में रखा जाता है। पहला है भौगोलिक कारक, जिसमें है जल की उपलब्धता। तो जल की उपलब्धता मानवीय जीवन के विविध कार्यों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। यही कारण है कि विश्व की नदी घाटियां जहां जल की पर्याप्त उपलब्धता मिलती है, विश्व के सर्वाधिक सघन बसे क्षेत्र है। दूसरा है भू आकृति। तो विश्व के समतल मैदानी भाग समांतर सघन बसे मिलते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र कृषि, फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण तथा उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल दशाएं रखते हैं, जबकि पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्र इस दृष्टि से अधिक उपयुक्त नहीं होते। तीसरा है जलवायु। मृदुल जलवायु दशाएं रखने वाले क्षेत्र, जिसमें अधिक मौसमी परिवर्तन नहीं होते, सघन रूप से बसे मिलते हैं, जबकि अति ठंडे, अति गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र, अधिक वर्षा या विषम जलवायु रखने वाले क्षेत्रों में बहुत कम जनसंख्या मिलती है। चौथा है मृदाएं। तो कृषि की दृष्टि से उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र अधिक जनसंख्या को आकर्षित करते हैं, जबकि कम उपजाऊ मिट्टी रखने वाले क्षेत्रों में विरल जनसंख्या मिलती है। ब है आर्थिक कारक, जिसमें है खनिज। तो खनिज संसाधनों से संपन्न क्षेत्र खनन कार्य के साथ साथ अनेक उद्योगों को भी अपनी ओर आकर्षित करते, जिसके कारण ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या का अधिक जमाव देखने को मिलता है। दूसरा है नगरीकरण। अच्छी नागरिक सुविधाएं, रोजगार को अधिक साधन एवं नगरीय जीवन के आकर्षण में बड़ी संख्या में ग्रामीण जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में आकर बस जाते हैं। तीसरा पॉइंट है औद्योगिकरण। चौथा पॉइंट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो इसको डिटेल देख लीजिए बच्चों। 12 नंबर है भारत की ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन करें। तो भारत में मोटे तौर पर 4 प्रकार के ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है। पहला है परीक्षित एवं एकांकी बस्तियां। ये बस्तियां भारत के मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा केरल राज्य के अनेक भागों में पाई जाती है। इन बस्तियों का विकास मुख्य रूप से सुदूर वन क्षेत्रों या छोटी पहाड़ियों के ढालों में अवस्थित खेतों पर या चारागाहों में एकांकी रूप से मिलता है। इन बस्तियों का विकास भूमि संसाधनों की अत्यधिक विखंडित प्रकृति के कारण होता है। ख है पल्ली बस्तियां। तो यह बस्तियां भारत के मुख्य रूप से मध्य गंगा मैदान, निम्न गंगा मैदान, छत्तीसगढ़ एवं हिमालय की घाटियों में पाई जाती है। बस्तियों के निर्माण का मुख्य कारण की जातीय व्यवस्था के द्वारा उत्पन्न सामाजिक अलगाव से होता है। भारत में इन बस्तियों को पूर्वा, पन्ना, पाड़ा, पाली, नगला आदि स्थानीय स्तर पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। फिर है गुच्छित बस्तियां। गुच्छित बस्तियां देख लीजिए बच्चों, थोड़ा वीडियो अब लंबा हो जाएगा ना, तो इसलिए थोड़ा आप लोग इसको वीडियो रोक के इसको लिख लीजिए, गुच्छित बस्तियां। और फिर है अर्ध गुच्छित या विखंडित बस्तियां। अगला जो आपका एग्जाम हुआ था 4/8/2025 का ये क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो डॉक्टर महबूब उल हक। प्रारंभिक काल में विकास को मापने के लिए किस मानदंड का उपयोग किया जाता था? तो आर्थिक विकास। मानव विकास सूचकांक में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो नॉर्वे। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि उपयोग श्रेणी में नहीं है? तो सीमांत भूमि। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? चना। भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? पश्चिम बंगाल। फिर है मानव विकास को परिभाषित करें। तो मनुष्य के जीवन में विकल्पों में वृद्धि तथा गुणात्मक परिवर्तन को मानव विकास कहते हैं।
मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? तो मानव विकास सूचकांक मानव विकास में उपलब्धियों को मापता है। यह दर्शाता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसे मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या हासिल हुआ। इसका मान 0 से 1 के बीच होता है। भूमि उपयोग को परिभाषित करें तो विभिन्न प्रकार के भूमि का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इस प्रकार मनुष्य भूमि का उपयोग उत्पादन, कृषि के साथ साथ निवास और मनोरंजन के लिए किया जाता है। फसल चक्र क्या है? तो जब एक ही खेत में बारी बारी से अलग अलग फसलें बोई जाती तो उसे फसल चक्र कहते हैं। मानव विकास के 4 स्तंभों की व्याख्या कीजिए। तो पहला स्तंभ है आपका समता, दूसरा है असतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता, चौथा है सशक्तिकरण। इसका डिटेल आप लोग लिख लीजिए बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न फसल ऋतुओं की व्याख्या करें। तो विभिन्न फसल ऋतु मुख्य रूप से 3 गो फसल ऋतु है, जिसमें पहला है खरीफ फसल, दूसरा है आपका रबी फसल, तीसरा है आपका जायद फसल। उसके बाद आपका हुआ था एग्जाम 6/10/2025 को। निम्न में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? तो परिवहन। पर्यटन किस प्रकार की गतिविधि है? तृतीय। निम्न में से कौन सा चतुर्थक क्रियाकलाप है? शिक्षा। भारत में लौह का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ओडिशा। झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला। ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? पेट्रोलियम। बैंकिंग किस प्रकार की गतिविधि है? तो यह तृतीय क्रियाकलाप है, क्योंकि यह वस्तु नहीं बल्कि वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। तृतीय क्रियाकलापों की 2 विशेषताएं लिखे। तो पहला, इसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती है। प्रधान लिखा गया, प्रदान हो जाएगा, सेवाएं प्रदान की जाती है। दूसरा है, ये प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलापों को सहयोग देकर अर्थव्यवस्था के विकास में मदद करती है। 9वां है, सौर ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? तो सौर ऊर्जा एक नवीनकृत या अक्षय ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि सूर्य से ऊर्जा निरंतर असीमित मात्रा में प्राप्त होती है। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के 2 उदाहरण लिखिए। तो कोयला और पेट्रोलियम, ये लंबे समय से उत्पादन में उपयोग किया जा रहा है और इसका भंडार सीमित है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा जैसे चतुर्थक क्रियाकलापों के महत्व का वर्णन करें। तो सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व, पहला है कि सूचना का आदान प्रदान जो होता है तेज और सरल बनता है। औद्योगिक व व्यापारिक कार्यों सटीक और तेज करता है। रोजगार के नए अवसर पैदा करता है। प्रशासन, बैंकिंग, स्वास्थ्य, परिवहन जैसी सेवाओं को सुदृढ़ करता है। शिक्षा में इसका महत्व है कि ये व्यक्ति को ज्ञान, कौशल और मूल्य प्रदान करती है। मानव संसाधन को सशक्त बनाकर आर्थिक विकास में योगदान देती है। शिक्षित नागरिक लोकतंत्र और समाज को मजबूत बनाती है। 12 है खनिज संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, हम बढ़ा दे रहे धीरे धीरे। 3 पॉइंट है, ये सारा आंसर जो है ऑफिशियल ही दिया गया है। अब है आपका 3/11/2025 को जो एग्जाम हुआ था, इसका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सतत विकास का एक लक्ष्य है? तो यहाँ हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण। भारत में सतत विकास की संकल्पना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? 10वीं योजना। दूरी में भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए सबसे उपयुक्त परिवहन माध्यम कौन सा है? रेल मार्ग। निम्नलिखित में कौन सा संचार का माध्यम नहीं है? ट्रक। भारत की सतत नियोजन योजना में कौन सी नदी घाटी मुख्य क्षेत्र रही है? नर्मदा घाटी। भारत में सबसे बड़ा परिवहन नेटवर्क कौन सा है? तो ये है आपका सड़क मार्ग। सतत विकास क्या है? एक उदाहरण सहित समझाएं। तो सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को नुकसान न पहुंचाए। उदाहरण, सौर ऊर्जा का उपयोग। दूसरा, भारत में सतत विकास की 2 प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो जनसंख्या का दबाव और पर्यावरण संरक्षण। आधुनिक संचार के माध्यमों के नाम लिखे। तो इंटरनेट और मोबाइल फोन। सड़क मार्ग और रेल मार्ग के 2 अंतर लिखिए। तो पहला है, सड़क मार्ग लचीले होते हैं और छोटी दूरी के लिए उपयुक्त है। रेल मार्ग लंबी दूरी और भारी सामान के लिए सस्ते होते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, भारत में सतत विकास करने में नियोजन की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो यही आंसर है आपका, देख लीजिए। 12 है, आर्थिक विकास में परिवहन और संचार की महत्ता को समझाएं। तो इतना ही क्वेश्चन आया था बच्चों। लास्ट आपका जो एग्जाम हुआ था वो आपका हुआ था 3/11/2025 को। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और भूगोल के बच्चों को ये वीडियो जरूर शेयर कर दे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।